नमस्कार, हमारा उत्तर प्रदेश देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ गौरव राजेंद्र। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। गोरखपुर में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आयुष्मान वय वंदना कार्ड बनवाने के लिए लगाए गए कैंप का भी उद्घाटन किया और इस अवसर पर उन्होंने निर्देशित किया कि किसी भी बुजुर्ग को कार्ड बनवाने में कोई असुविधा नहीं होनी चाहिए। इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने स्वास्थ्य विभाग की तरफ से लगाई गई प्रदर्शनी का भी अवलोकन किया। उधर 70 वर्ष से अधिक उम्र के बुजुर्गों को आयुष्मान वयवंदन कार्ड योजना के माध्यम से 5 लाख की स्वास्थ्य सुविधा दिए जाने के अभियान की शुरुआत मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर के दिग्विजय नाथ पार्क से की। इस दौरान उन्होंने कहा कि बुजुर्गों ने इस देश और समाज को संभाला है और अब उन्हें संभालने की जिम्मेदारी हमारी है। सरकार इसमें कदम बढ़ा रही है। प्रधानमंत्री मोदी जी के प्रति हृदय से धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने उन बुजुर्गों के लिए जो एक उम्र के बाद असहाय सा हो जाता है, महंगी चिकित्सा स्वयं भी नहीं और परिवार के लोग भी वहन करने में असमर्थ से होते हैं, उन सब का ख्याल करते हुए 70 वर्ष से ऊपर के प्रत्येक व्यक्ति को, चाहे वह किसी भी जाति का हो, किसी भी क्षेत्र का हो, किसी भी आय वर्ग का हो, उन सभी के लिए आयुष्मान वय वंदना योजना को लागू किया है। और आज इस योजना के अंतर्गत अकेले उत्तर प्रदेश के अंदर लाखों लोगों ने योजना का लाभ लेकर के इस योजना को सफलता की एक नई ऊंचाई की ओर पहुंचाया है। और गोरखपुर में भी आज इसी उद्देश्य से हम लोग आए हैं। 8,300 से अधिक लोगों को जो 70 वर्ष से ऊपर के हैं, अब तक इस योजना के माध्यम से जोड़ा गया है, जिन्हें 5 लाख रुपए हर वर्ष मुफ्त में उपचार के लिए सुविधा प्राप्त होगी। मैं उन सब का हृदय से अभिनंदन करते हुए उन्हें अपनी बधाई देता हूं। बहनों और भाइयों, प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत की योजना प्रधानमंत्री मोदी जी ने 2018 में, सितंबर 18 में लागू की थी। 2018 में जो योजना लागू हुई, यह दुनिया की सबसे बड़ी स्वास्थ्य बीमा की योजना है, जिसमें लाभार्थी को कुछ भी नहीं देना होता है। बस उसका कार्य है वे हर बार जाकर के अपना कार्ड रिन्यूअल करवा ले हर वर्ष। तो हर वर्ष उसे या उसके परिवार के लोग 5 लाख रुपए का स्वास्थ्य की फ्री की सुविधा किसी भी पैनल्ड हॉस्पिटल में, जनपद में, प्रदेश में या देश में प्राप्त कर सकते हैं। और यह सुविधा आज देश के अंदर प्राप्त हो रही है। तो गोरखपुर में भी 280 चिकित्सालय इस योजना से आच्छादित हैं, जिनमें 191 हॉस्पिटल सरकारी हैं और शेष निजी क्षेत्र के हॉस्पिटल हैं, जिनमें ये सुविधा कोई भी लाभार्थी उठा सकता है। उस दृष्टि से बुजुर्गों के लिए यह योजना लाभकारी हो, इसके लिए आज व्यापक जन जागरण कार्यक्रम के उद्देश्य से हम लोग गोरखपुर में आए हैं। मैं भी देख रहा था यहां पे जो लगभग 20 के आसपास बुजुर्ग लोग मंच पर आए थे। मैं उनकी स्थिति देख रहा था, हाथ कहां कांप रहे थे, कोई अस्वस्थ था, कोई चलने में असमर्थ था, किसी को दिखाई नहीं दे रहा था। यह हमारे उन बुजुर्गों की स्थिति है जिनके श्रम पर, जिनकी साधना पर आज हम सब टिके हुए हैं और वर्तमान का भविष्य, वर्तमान आज खुशहाल है। उन लोगों की हम देखभाल कैसे कर सकें,
और वे परिवार के ऊपर बंधन लोग न माने, बल्कि उन्हें परिवार के लिए एक लाभकारी व्यवस्था के साथ उन्हें जोड़ने का काम सरकार ने किया है कि परिवार के ऊपर का पूरा खर्चा सरकार लेगी। हर बुजुर्ग को हम 5 लाख रुपए की स्वास्थ्य बीमा का फ्री में उपचार की सुविधा उपलब्ध करवाएंगे। इस दृष्टि से आज यह कार्यक्रम यहां पर आयोजित हो रहा है। मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि उत्तर प्रदेश में अब तक देश के अंदर सर्वाधिक 5 करोड़ 25 लाख लाभार्थियों के गोल्डन कार्ड बन गए हैं। उत्तर प्रदेश के अंदर लाभार्थियों की संख्या 9 करोड़ से अधिक है, यानी 9 करोड़ से अधिक लोग इस श्रेणी में, पात्रता की श्रेणी में आते हैं, जो आयुष्मान कार्ड की सूची में शामिल होकर के प्रतिवर्ष 5 लाख रुपए की स्वास्थ्य बीमा का कवर सरकार से प्राप्त कर सकते हैं। और इसके लिए सरकार ने व्यापक प्रबंधन किए हैं। किसी भी हॉस्पिटल में आप जाते होंगे, आयुष्मान कार्ड के लिए अलग से कर्मचारी हैं, अलग से काउंटर है, अलग से दवा की दुकान भी है, अलग से सभी प्रकार की सुविधा प्राप्त होती है, जिससे किसी भी व्यक्ति को कोई असुविधा न हो। एक तरफ प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत इस सुविधा का लाभ दिया जा रहा है, वहीं दूसरी ओर प्रदेश में मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना के अंतर्गत जरूरतमंदों को, गरीबों को इस योजना से जोड़ने का भी एक बड़े कार्यक्रम को सरकार ने अपने हाथों में लिया है। उन सभी जरूरतमंदों को जो लाभार्थी थे लेकिन किन्हीं कारणों से उनका नाम नहीं आ पाया था, वे भी वंचित न रहने पाए, उनको भी हम लोगों ने इस सुविधा से जोड़ा है। और मुख्यमंत्री राहत कोष से भी बड़े पैमाने पर ऐसे लाभार्थियों को जोड़ने का कार्य हुआ है। मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि अकेले गोरखपुर जनपद के अंदर अब तक 7,437 लोगों को 123 करोड़ 16 लाख रुपया मुख्यमंत्री राहत कोष से ही उपचार के लिए प्राप्त हुआ है। जो अभी आप कुछ लोगों के मुंह से बात सुन रहे थे ना, कि कोई कैंसर से पीड़ित है, कोई अन्य बीमारी से पीड़ित है, उपचार के लिए उनके पास कोई अन्य सुविधा नहीं, परिवार के लोगों की माली हालत वहां नहीं है, तो उन लोगों के उपचार के लिए सरकार ने एक व्यवस्था बनाई और उसके लिए भी वहां आयुष्मान भारत के अंतर्गत आ जाए, वह मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना के अंतर्गत आ जाए, वह दीनदयाल योजना कैशलेस स्कीम के अंतर्गत आ जाए, और अगर इनमें से किसी भी योजना के अंतर्गत नहीं आया है तो उन्हें मुख्यमंत्री राहत कोष से धनराशि उपलब्ध कराने में हम देर नहीं करते हैं और उन्हें इस सुविधा का लाभ प्राप्त हो सके, इसके लिए आज यहां पर ये योजना यहां पे गोरखपुर के लिए भी हम लोगों ने प्रभावी ढंग से आगे बढ़ाने का काम किया है। बहनों और भाइयों, वास्तव में एक बड़ी अच्छी स्कीम है जिसमें अब तक हम लोगों ने गोरखपुर के अंतर्गत अकेले यहां पर जो हॉस्पिटल हैं, आयुष्मान भारत में 320 करोड़ रुपए केवल आयुष्मान भारत के अंतर्गत जिन लोगों ने उपचार कराया है उन लोगों को, उन हॉस्पिटल्स को सरकार ने उपलब्ध करवाया है। और इसमें लगातार इस योजना से लोगों को लाभान्वित करने का काम किया जा रहा है। आज प्रदेश के अंदर आपने देखा होगा, पहले गोरखपुर में इंसेफ्लाइटिस से बड़ी संख्या में मौतें होती थी। आज उत्तर प्रदेश के अंदर डबल इंजन की सरकार होने के कारण इंसेफ्लाइटिस को पूरी तरह प्रभावी नियंत्रण करते हुए बीमारी को पूरी तरह समाप्त कर दिया गया। आज गोरखपुर में एम्स है। पहले 2017 के पहले केवल गोरखपुर में एक बीआरडी मेडिकल कॉलेज था, उसमें भी वहां स्वयं बीमार था। देवरिया में कोई मेडिकल कॉलेज नहीं, कुशीनगर में कोई मेडिकल कॉलेज नहीं, महाराजगंज में कोई मेडिकल कॉलेज नहीं, सिद्धार्थनगर में कोई मेडिकल कॉलेज नहीं था,
बस्ती में नहीं था, बलरामपुर में नहीं, गोंडा में नहीं, बहराइच में नहीं, कहीं भी किसी भी जनपद में कोई सुविधा नहीं थी। और आज मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि चाहे वह गोरखपुर में एम्स की स्थापना का कार्य हो, बीआरडी मेडिकल कॉलेज में सुपर स्पेशलिटी ब्लॉक की स्थापना का कार्य हो, कुशीनगर, देवरिया, महाराजगंज, सिद्धार्थनगर, बस्ती, बलरामपुर, बहराइच, गोंडा, इन सभी जनपदों में मेडिकल कॉलेज बन गए हैं या बन रहे हैं और उनमें सुविधा भी लोगों को प्राप्त हो रही है। और दूसरी तरफ प्रदेश के अंदर हर जिले के अंदर आईसीयू की सुविधा प्राप्त हो, डायलिसिस की सुविधा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में प्राप्त हो, सीटी स्कैन, कलर डॉपलर, एमआरआई की सुविधा प्राप्त हो, वहां पर ब्लड बैंक की सुविधा प्राप्त हो, ब्लड कंपोनेंट यूनिट वहां पर लगे और उसके माध्यम से लोगों को इस सुविधा प्राप्त हो। इसके लिए सरकार ने जो प्रयास प्रारंभ किए, आज उसका लाभ उत्तर प्रदेश का नागरिक ले रहा है। कोरोना के दौरान 25 करोड़ की आबादी से करोड़ों को कोरोना महामारी से बचाने के लिए सरकार ने उस समय जो प्रयास प्रारंभ किया था, उससे पहले हम लोगों ने इंसेफ्लाइटिस की मुक्ति के लिए एक व्यापक कार्यक्रम चलाया था और इंसेफ्लाइटिस की सफलता के बाद कोरोना जैसी महामारी पर अंकुश लगाने में हमें सफलता प्राप्त हुई। कोरोना जैसी महामारी के बाद प्रदेश के अंदर स्वास्थ्य की सुविधा को और भी मजबूत किया जाए, इसके लिए जब हम लोग 17 में आए थे तो 1947 से 2017 तक 70 वर्षों में प्रदेश में मात्र 12 मेडिकल कॉलेज गवर्नमेंट के स्तर पर बने थे और आज मुझे बताते हुए प्रसन्नता की 75 में से 65 जनपद ऐसे हैं जिन पे एक एक मेडिकल कॉलेज का निर्माण आज के दिन पर हो गया है। अकेले इस वर्ष प्रदेश में 16 मेडिकल कॉलेज हम लोग प्रारंभ किए हैं, जिनमें 13 गवर्नमेंट स्तर पर, 3 पीपीपी मोड पर और 2 प्राइवेट में भी मेडिकल कॉलेज प्रारंभ हुए हैं। ये दिखाता है कि स्वास्थ्य की सुविधा को बेहतरीन बनाने के लिए ये डबल इंजन सरकार पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही है। लेकिन स्वास्थ्य के केंद्र भी स्थापित हो, स्वास्थ्य केंद्र के साथ साथ हम लोग हर व्यक्ति को, जरूरतमंद को फ्री में उपचार की सुविधा भी प्राप्त हो, इसके लिए सरकार ने ये सभी स्कीम लागू की है, चाहे आयुष्मान भारत की योजना हो, मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना की योजना हो, दीनदयाल उपाध्याय कैशलेस उपचार की व्यवस्था हो, या फिर आयुष्मान भारत योजना में वय वंदना योजना हो, और चाहे मुख्यमंत्री राहत कोष से उपचार के लिए दी जाने वाली सुविधा हो, इन सभी सुविधाओं का एक ही उद्देश्य है कि एक सशक्त भारत के निर्माण के लिए स्वस्थ भारत चाहिए और स्वस्थ भारत के लिए हर नागरिक की स्वस्थ और आरोग्यता का लक्ष्य प्राप्त करने की दिशा में हम आगे बढ़ सके। आरोग्यता की स्थिति को प्राप्त करने के लिए आज सरकार की इस स्कीम का लाभ गोरखपुर के बुजुर्गों को प्राप्त हो सके और मुझे प्रसन्नता है कि अब तक वय वंदना योजना में 70 वर्ष से ऊपर के बुजुर्गों में से 8,300 से अधिक लोगों को इस योजना का लाभ प्राप्त होने जा रहा है। लेकिन मैं चाहूंगा कि इसके लिए केवल बुजुर्ग के स्मार्टफोन पर निर्भर होकर के नहीं, बल्कि अभियान चला करके जनप्रतिनिधिगण है उनसे भी मैं कहूंगा कैंप लगा करके, जैसे आज कैंप लगे हैं यहां पे, ऐसे ही कैंप लगा करके हर बुजुर्ग को इसका कार्ड उपलब्ध करवाया जाए, उन्हें बताया जाए कि हां ये कार्ड ऐसे आपका बनेगा, आपको कुछ नहीं करना, आदमी लगा करके उनके कार्ड बनवा करके
हॉस्पिटल की सूची भी उन्हें उपलब्ध कराया जाए कि क्या क्या सुविधा इन हॉस्पिटल में किन किन बातों के लिए प्राप्त हो सकता है। और मुझे लगता है कि जो भी कार्य इस संबंध में स्वास्थ्य विभाग के लोग और जनप्रतिनिधि या समाज के जागरूक लोग करेंगे, मान करके चलिए मातृ ऋण, पितृ ऋण और ऋषि ऋण से उन्हें इस कार्य के माध्यम से एक मुक्ति मिलेगी और उन्हें इसके माध्यम से उसका पुण्य भी प्राप्त होगा। इस कार्य के साथ जुड़ने के लिए मैं यहां के जनप्रतिनिधियों से, समाज के जागरूक नागरिकों का आह्वान करूंगा कि उन सभी बुजुर्गों का जो 70 वर्ष से ऊपर के आयु के हैं, उनके लिए बृहद पैमाने पर इस कार्ड के निर्माण के लिए आप अभियान चलाएंगे। आज के इस अवसर पर मैं एक बार फिर से इस पूरे अभियान के प्रति अपनी शुभकामना देते हुए आप सबके और सभी नागरिकों के, सभी बुजुर्गों के स्वास्थ्य और आरोग्यता की कामना करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूं। धन्यवाद। उधर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज हरियाणा के पानीपत में जीवन बीमा निगम की बीमा सखी योजना को लॉन्च किया और इस दौरान पीएम मोदी ने हरियाणा की जमकर तारीफ भी की। वहीं पीएम ने अपने संबोधन में ये भी कहा कि चुनाव के दौरान आप सभी माता बहनों ने नारा दिया था कि मेरा हरियाणा नॉन स्टॉप हरियाणा, उस नारे को हम सभी ने अपना संकल्प बना दिया है। अब यहां देश की बहनों और बेटियों को रोजगार देने वाली बीमा सखी योजना की शुरुआत की गई है। मैं देश के सभी बहनों को बधाई देता हूं। साथियों, चुनाव के दौरान आप सभी माताओं बहनों ने नारा दिया था, हमारा हरियाणा नॉन स्टॉप हरियाणा। उस नारे को हम सभी ने अपना संकल्प बना दिया है। उसी संकल्प के साथ आज आप सबके दर्शन करने के लिए आया हूं और मैं देख रहा हूं जहां मेरी नजर पहुंच रही है, माताएं बहनें इतनी बड़ी तादाद में। साथियों, अब यहां देश की बहनों बेटियों को रोजगार देने वाली बीमा सखी योजना की शुरुआत की गई है। बेटियों को अभी यहां बीमा सखी के प्रमाण पत्र दिए गए हैं। मैं देश की सभी बहनों को बहुत बहुत बधाई देता हूं। साथियों, कुछ साल पहले मुझे यहां पानीपत से बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान शुरू करने का सौभाग्य मिला था। इसका सकारात्मक प्रभाव हरियाणा के साथ साथ पूरे देश में हुआ। अकेले हरियाणा में ही बीते दशक में हजारों बेटियों का जीवन बचा है। अब 10 साल बाद इसी पानीपत की धरती से बहनों बेटियों के लिए बीमा सखी योजना का शुभारंभ हुआ है। यानी हमारा पानीपत एक प्रकार से नारी शक्ति की प्रतीक भूमि बन गया है। उधर विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर 2 दिवसीय बहरीन दौरे पर हैं, जहां उन्होंने भारत बहरीन उच्च संयुक्त आयोग की 4थी बैठक की अध्यक्षता की। Excellency, let me express on behalf of the people of India our best wishes on the completion of 25 years of His Majesty's ascension to the throne. Under His Majesty's leadership, India-Bahrain relations have really moved from strength to strength. Today, I'm deeply privileged to join you in co-hosting the 4th High Joint Commission between our two countries. And I'm very happy to note that the agenda items that we will be considering will have many positive outcomes. I look forward to a very open and constructive discussion on this broad-based agenda and reviewing the entire gamut of our relationship.
Our continued meetings, Excellency, and the high-level interactions that have taken place between our two countries, they testify to the strong bonds of friendship between us. Not just bonds of friendship, but those which have been forged over time and very deeply between our societies. I think the task for us is today to build on those, driven by a common commitment to peace, to security, to the pursuit of development and prosperity of our peoples and of the region. We see great potential in many new areas like space, education, fintech, science and technology. And I would like to take the opportunity to publicly affirm the priority that we attach to developing our cooperation with Bahrain. We have, Excellency, made significant progress in recent years in trade and investment, and we certainly would like to develop that positive momentum. And I want to say that India welcomes investors from Bahrain to come and explore opportunities in India. We also cooperate closely on defense and security matters. India's joining of the Combined Maritime Forces, which is headquartered in Manama, will certainly be beneficial to strengthening regional maritime security, and we affirm our very firm commitment to the safety and security of international maritime activities. For us, Bahrain is a particularly valuable partner in the Gulf region. We very much appreciate your support for India in regional and multilateral forums. We look forward to working with you in that regard. I would also take the opportunity to emphasize the appreciation for the manner in which the Indian community in Bahrain is looked after. It is a very, very important link, I would say a bridge between our community, between our countries, and we believe that they are contributing significantly to the development of Bahrain, and we certainly hope that we will see the community grow, the community make a bigger contribution, and we would thank the leadership and the government of the kingdom for ensuring their welfare, safety and security. You referred, Excellency, to issues pertaining to the peace and stability of West Asia, Middle East region. It is a region of deep strategic interest to India, and certainly in recent times it's a region where there is cause for deep concern, particularly over the conflict in Gaza. India has a principled position. We condemn acts of terrorism and loss of civilian lives in the conflict. We believe in adherence to international humanitarian law. We have emphasized the importance of safe and timely supply of humanitarian aid to the people of Palestine, and we call for an early ceasefire and release of all hostages. India, Excellency, has consistently supported the resolution of the Palestinian issue through a two-state solution. We have also contributed to the building of Palestinian institutions and capacities. बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही, पर अब वक्त हो चला है डॉक्टर राकेश गुप्ता के साथ हमारे खास कार्यक्रम प्लस माइनस का। दोस्तों, आज का विषय हर किसी के